आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मैं क्लास 10 बिहार बोर्ड से पुस्तक गोधुली से पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, मैं इसका पूरा सारांश और प्रश्न उत्तर लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो समझते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। देखिए, इससे इस तरह के जो प्रश्न हैं, जैसे कि कोई भी राइटर हैं, लेखक हैं या कोई कवि हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुआ उनकी मृत्यु, उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, वो कौन कौन से पुरस्कार मिला है, कौन कौन से बुक उन्होंने लिखा है। तो ये सारे प्रश्न अधिकांश वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए सभी लेखक का जीवन परिचय आप पढ़ेंगे, उससे ज़रूर ही प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं जीवन परिचय की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उच्चतर शिक्षा हेतु वे न्यूयॉर्क गए, उसके बाद वे लंदन गए। वे अपने समय के बहुत ही सुपठित जनों में से एक थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले से प्रेरित होकर बाबा साहब अछूतों, महिलाओं और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई और जन्म 14 अप्रैल 1891 में। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसको कि आपको याद रखना होगा, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द untouchables, who are they, who are Sudraj, Buddhism and communism, Buddha and his dharma, thoughts and linguistic status, the shed and fall the Hindu omen, annihilation of caste। हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, कितने खंडों में भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा उनकी संपूर्ण साहित्य जो है प्रकाशित हो चुकी है। तो आपको याद रखना होगा 21 खंडों में। अब उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं कि साहित्यिक विशेषताएं बाबा साहब के साहित्य में शोषित, पीड़ित एवं दलित जनों की आवाज़ उठाने का प्रयत्न किया गया। उनका संपूर्ण साहित्य मानव मुक्ति एवं जन कल्याणार्थ था। अब देखिए कि साहित्य विशेषताओं में कह सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए, तो ये पूरा आंसर आप उसमें लिख देंगे। भाषा शैली उनकी क्या रही है, अंग्रेजी उनकी भाषा शैली रही है कि भाषा शैली डॉक्टर अंबेडकर के लेखन में भाषा मूलतः अंग्रेजी थी। उन्होंने चिंतापरक और वर्णात्मक शैली में लिखा है। अब देखते हैं, जो हम पाठ पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका परिचय देखते हैं कि पाठ परिचय प्रस्तुत पाठ बाबा साहब द्वारा 1936 में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोड़क सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया। अंग्रेजी रूपांतर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवाद रूप है। ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। अंग्रेजी रूपांतरण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना,
समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। अब जातिवाद को बढ़ावा देने वाला लेखक के अनुसार आज समाज में कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है, किंतु श्रमिकों का विभाजन जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए। देखिए, जातीय आधार पे बहुत सारे आपने देखा होगा कि श्रम के अनुसार कोई लोहार है तो लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, बढ़ई है तो बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा। उस पर इन्होंने तंज कसा, उस पर उन्होंने बैंड लगाने की कोशिश किया, रोक लगाने की कोशिश किया कि नहीं, जाति पर आप किसी भी श्रम के आधार पर आप जाति मत बंटवारा करिए। जातिगत विभाजन से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है जो भारत के अलावा अन्य देशों में नहीं पाए जाते। जाति आधार पर क्या होता है, ऊंच नीच की, ये छोटे जात के लोग हो जाएंगे, ये बड़े जात के होंगे, तो ये सब ज़्यादा उत्पन्न होता है जिसमें हम आपस में ही बट जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए श्रम विभाजन जो है वो जाति अंतर्गत मत करिए, इस पर बाबा साहब ने फोकस किया है। अब देखिए, श्रम विभाजन रुचि के अनुसार नहीं, आज श्रम, देखिए ये टॉपिक बनाए हैं कि बाबा साहब का क्या कहना था कि श्रम विभाजन रुचि के अनुसार नहीं, आज श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यदि आपका रुचि है कि नहीं हमको ये करना है, लेकिन ब्राह्मण की पढ़ाई करना है, तो आप छोटे जाति के हैं तो आप नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, इस पर उन्होंने फोकस किया है पूरी चैप्टर में। व्यक्ति के कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भधारण के समय से ही कर दिया जाता है। अब क्या होता है, बच्चा जब पेट में ही रहता है, जिस कुल में पैदा लिया वो उसी के अनुसार उसका धर्म, उसका सब कुछ बांट दिया जाता है कि बढ़ई होगा, आज हम बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे, हम नाई हैं तो हमारे बच्चे नाई होंगे। जन्मजात कार्य से बंधकर श्रमिक आधुनिक समयानुसार कार्यकुशल नहीं हो पाते हैं। सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण हेतु व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित किया जाए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। उनका कहना है कि समाज में जो भी काम है, जो भी रोजगार है, वो हम अपने क्षमता के अनुसार, हमारा टैलेंट जहाँ तक है, हम अपना टैलेंट के अनुसार अपने कार्य को कर सकते हैं। ऐसा हमारा समाज, आधुनिक समाज होना चाहिए। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक विकासशील एवं परिवर्तनशील होने के चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मनुष्य अपने अकॉर्डिंग अपना कार्य बदले, ऐसी स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए ताकि भूखों मरने की परिस्थिति से जूझना नहीं पड़े। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। कहता है जाति प्रथा कि नहीं, हम ये जाति के हैं, हम नाई का काम नहीं कर सकते, तो इस तरह की जो सोच होगी, मनोवृत्ति होगी, इसके अनुसार हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते और हम बेरोजगारी की स्थिति में रह सकते। इसलिए हमें अपने कार्य में किसी प्रकार से शर्माना नहीं चाहिए। छोटे से छोटे कार्य या बड़े से बड़े कार्य, जिस तरह से हमने पढ़ाई की उसके अनुसार हमें करना चाहिए। समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए कि जाति प्रथा का दोष क्या है। जाति प्रथा में दोष श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा कई गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि का कोई महत्व नहीं दिया जाता। लोगों का अरुचि तथा अव्यवस्था पूर्ण करना गरीबी की अपेक्षा अधिक दुखदायी समस्या है। जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति का दमन कर सामाजिक नियमों में बांधकर उसे निष्क्रिय बना डालते, पूरी तरह से उसको हेल्पलेस बना देता है कि समाज क्या कहेगा। अरे समाज के से चलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, समाज क्या कहेगा, नहीं, आप क्या सोचते हैं और आगे बढ़िए। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। और कहते हैं कि ये पूरी तरह से सत्य है कि आर्थिक पहलू
जो हमारा फिनेंशियल पार्ट है वो जाति प्रथा के कारण बहुत ही लॉस में जा रहा है। लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा है। लेखक चाहते हैं कि समाज में सभी लोग, जो एक आदर्श समाज है उसमें लोग स्वतंत्र रहें, सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहें। सभ्य समाज में सभी वर्गों का हित निहित होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया है। इससे प्रश्न पूछा जाता है, इस लाइन को 2-3 बार आप पढ़ेंगे। इसमें सबकी सहभागिता और बहुविध हितों का ध्यान रखना चाहिए। समाज में रहते हैं तो सबके हित का, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, सबके हितों के बारे में आप सोचेंगे तो आप जरूर प्रोग्रेस करेंगे। दूध पानी के मिश्रण की तरह ही हमारा लोकतंत्र है। जैसे पानी को दूध में मिला दीजिए या दूध को पानी में मिला देंगे तो आपने देखा होगा कि वो पानी भी दूध का रूप ले लेता है, वो भी सफ़ेद हो जाता है अपने अनुसार। उसी तरह लोकतंत्र में भी सभी जो हैं जन समान हैं, सभी जन भाई 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 बंधु हैं, स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें होना चाहिए। तो इस तरह से आपने इसमें 4-5 टॉपिक के बारे में पढ़ा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसी टॉपिक को आप 1-2 बार और वीडियो को रिपीट कर करके देखें। अब देखते हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन पाठ से लिया गया है, जिसमें विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद चलाने वाले लोग की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रहा है। और विडंबना का स्वरूप क्या है, तो ये एक अस्वाभाविक स्वरूप है। दूसरा प्रश्न, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक होते हैं इसके तर्क में कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, छोटे छोटे प्रश्न का छोटा छोटा आंसर ही लिखना है, क्योंकि परीक्षा में जो है 2 मार्क्स से ज़्यादा का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। लेखक जातिवाद के तर्क में इस प्रकार बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति, कास्ट, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि और कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता, कुशलता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाला होता है। यानी माँ के उदर में ही, माँ के गर्भ में ही बच्चे को जो है श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि आप इस जाति के हैं और आप यही कार्य करेंगे, जिसमें कि उसकी रुचि नहीं रहती है, फिर भी उसे बाध्य होना पड़ता है। यही कहते हैं कि स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। भारतीय समाज में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा है, क्योंकि समाज में श्रम विभाजन के आधार पर ही श्रमिक कार्य दिया जाता है, चाहे वह कुशल हो या नहीं, उसे कार्य में उस व्यक्ति को रुचि हो या ना हो, बचपन से ही उस विशेष कार्य में बांध दिया जाता है जिसमें दिल और दिमाग से काम नहीं कर सकता। ऐसी हालत में भारत में बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी। अगला प्रश्न,
लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक का कहना है कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति को मानते हैं, क्योंकि उसे एक विशेष कार्य के लिए निर्धारित कर दिया जाता है जिसमें उसे अरुचि के साथ विवश होकर वह कार्य करते हैं, जिसमें ना दिल और दिमाग नहीं लगाते हैं, तो कैसे कुशलता प्राप्त की जा सकती है? सातवां प्रश्न, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने अनेक कारणों से जाति प्रथा को हानिकारक दिखाया है, जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, अरुचि और विवशता, बढ़ती बेरोजगारी। आठवां और अंतिम प्रश्न, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को बताया है, जो इस प्रकार हैं। बहुविध हितों में तुमको करेगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को बताया है, जो कि इस प्रकार है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, सामाजिक जीवन में शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, दूध पानी के मिश्रण के तरह भाईचारा होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का दूसरा नाम के बारे में भी पूछे तो यही उत्तर देना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के बारे में भी पूछे तो यही उत्तर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।